आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मेथड ऑफ रेजिंग द लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म कैपिटल। अगर मुझे मार्केट से पैसा फाइनेंस करना है, पैसा रेज करना है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज करना है, ये 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के लिए पैसा उधार लेना है फ्रॉम द मार्केट, अपना पैसा नहीं लगाना, मार्केट से पैसा लेना है, तो उसको बोलते हैं रेजिंग लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म कैपिटल। तो सबसे पहला तरीका होता है इक्विटी शेयर्स। आप अपनी कंपनी की होल्डिंग को डाइल्यूट कर लो, आप अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट कर लो, आप दूसरों को अपने पार्टनर बना लो और पार्टनर बना के उनसे पैसा ले लो और वो आपके लॉन्ग टर्म लगा रहेगा बिजनेस में। जैसे कि मेरी एक कंपनी थी, मेरे को पैसे की बहुत जरूरत थी, तो मैंने 100-200 लोगों से बोला कि आओ मेरी कंपनी के पार्टनर बन जाओ, और मुझे थोड़ा थोड़ा सबसे पैसा ले लिया, तो मेरा फाइनेंस हो गया एक तरह से बिजनेस, और बिजनेस को मैं ग्रो कर सकता हूँ। यही मैंने 100 लोग बोला, कंपनी क्या करती है, करोड़ों लोगों से इतना पैसा लेती है और करोड़ों रुपए लेती है, अरबों खरबों रुपए लेती है, और फिर उससे अपने बिजनेस को डेवलप करती है। दिस इज कॉल्ड इक्विटी शेयर। वी कैन रेज द अमाउंट फ्रॉम इक्विटी शेयर्स। क्या होता है बेसिकली, ऐसे मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, मान लो मैं छोटा ले रहा हूँ, ये सही में 1 लाख करोड़ होता है रियलिटी में। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला एक एक शेयर मेरा सपोज करो 100 रुपए का है, तो मैंने लोगों को बोला कि एक, अगर 100 रुपए का है तो 1 लाख शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो मैंने मार्केट में बोला मेरी कंपनी 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है, जो पर्सन अगर आना चाहता है मेरी कंपनी का पार्टनर बन जाए, 100 रुपए उसको पर शेयर देने पड़ेंगे, एक शेयर खरीदता है तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लोग खरीदेंगे। जब वो खरीदेंगे तो मेरी कंपनी के वो पार्टनर बन जाएंगे, वो शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, और फिर मैं जितना भी प्रॉफिट कमाएगी मेरी कंपनी, वो उन सबको, मेरे को भी, मैं भी अपनी कंपनी का फिर शेयर होल्डर मिलूंगा, मेरे को भी शेयर होल्डिंग का पार्ट रखना पड़ेगा। तो फिर हम जितना प्रॉफिट कमाएंगे सबको डिविडेंड के रूप में बटा करेगा। अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा, कम कमाऊंगा तो कम डिविडेंड देना पड़ेगा, लॉस होगा तो उनको भी लॉस बियर करना पड़ेगा, सबका इक्वल चलेगा, वो एक तरह से आपकी कंपनी के मालिक ही हो गए। देन सेकंड वे है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स एज अ नेम सजेस्ट, इक्विटी शेयर से इनको थोड़ी सी ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। किस चीज में प्रेफरेंस मिलती है, इन्हें पहले डिविडेंड दिया जाएगा, इक्विटी शेयर्स को बाद में दिया जाएगा। पहले ऑलवेज प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर विल गेट द डिविडेंड, यानी प्रॉफिट का हिस्सा पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा। अगर कंपनी कभी डिसॉल्व होती है, आउटसाइड लाइबिलिटीज पे करने के बाद, डिसॉल्व का मतलब खत्म होना, पहले बाहरी लाइबिलिटी पे करेंगे, उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर्स को पे करेंगे, फिर इक्विटी शेयर्स को पे करेंगे, तो इनको इस चीज में प्रेफरेंस मिलती है, बट इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता। इक्विटी शेयर्स पे वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर्स पे वोट करने का कंपनी में राइट नहीं होता। दूसरा, इनका ना रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है कि इनको 10%, 7% डिविडेंड मिलेगा ऑन द प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो उसका 10% डिविडेंड इनको मिल जाएगा, अगर कंपनी लॉस में है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एज अ शेयर है ये। नॉट, अगर अगर लॉस में भी इनको हम पैसा देते तो फिर डिबेंचर, लोन में और इनमें कोई फर्क नहीं रहता, इन्हें प्रॉफिट में मिलेगा, पर इनका हिस्सा ना फिक्स्ड होता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इनका आगे पर से प्रीफिक्स में 10%, 6%, 5% लगा होता है, जो इनके रेट को बताती है, जो कि प्रॉफिट का डिविडेंड का रेट है, इंटरेस्ट का नहीं, प्रॉफिट का डिविडेंड का रेट है। नेक्स्ट आता है हमारा, मार्केट से हम डिबेंचर से पैसा ले सकते हैं। डिबेंचर से एक तरह से बच्चों लोन ही होता है। जैसे कि सपोज करो मैं बैंक से लोन लेने गया, मैंने कहा बैंक मुझे 1 करोड़ का लोन दे दो। बैंक सब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा और शायद मुझे दे दे, पर अगर यहीं में मुझे 1,000 करोड़ का लोन चाहिए, तो बैंक बोलेगा सर इतना पैसा मैं आपको नहीं दे सकता, मेरे से हाथ जुड़वा लो, और साथ में मुझे कोलेट्रल भी रखनी पड़ेगी। कोलेट्रल का मतलब कुछ ना कुछ गिरवी भी रखना पड़ेगा, और बैंक को देने के लिए मेरे पास कुछ गिरवी नहीं है। तो मैंने आप सब लोगों से बोला कि आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, मालिक के तौर पे नहीं, एज अ लेंडर के तौर पे, और मुझे 1,000 करोड़ के मैंने डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो लोग मेरी कंपनी के डिबेंचर्स ले लेंगे, और मैंने बोला मैं आपको 10% का इंटरेस्ट दिया करूंगा इसके ऊपर। तो आप सब क्या बन जाओगे, मेरी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स। अब आप मेरी कंपनी के डिबेंचर होल्ड करके बैठे हो।
लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड को मीट करने के लिए हम डिबेंचर इशू करते हैं। अगर मेरी कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रही है तो व्हाई शुड आई मेक यू अ पार्टनर? आपको पार्टनर क्यों बनाऊं मैं? आपको मैं डिबेंचर होल्डर बनाऊंगा, 10% देके अपना बाकी 90% खुद खाऊंगा प्रॉफिट। बात तो सही है ना? पर अगर मैं मालिक बना देता हूँ तो बराबर बराबर बटेगा। तो इसलिए डिबेंचर्स भी बहुत जरूरी है कंपनी को इशू करना। और डिबेंचर से ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में भी फायदा होता है। सर ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फाइनेंसिंग जर्नी का, या फाइनेंशियल जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो यहाँ पे मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप जरूर चेक करना व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इस वीडियो के बाद। नेक्स्ट सोर्स है हमारा लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कभी कभार कंपनीज क्या करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं नाबार्ड, सेबी, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक जिन्हें कहते हैं, इनसे भी कभी कभार लोन ले लेती है। और ये गिरवी में शेयर्स, गोल्ड, आप अपना प्रॉपर्टीज कुछ भी कंपनी की रख सकते हो एज अ कोलेक्टर या मॉर्गेज, और उसके बदले आपको ये लोन दे देती है। ऐसे ही हम कमर्शियल बैंक से भी जाके लोन ले सकते हैं। अगर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो मैं कमर्शियल बैंक के पास जाऊंगा, उनको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाऊंगा और उनसे लोन के लिए अप्लाई कर दूंगा, और वो भी मुझे लोन दे देती है अगर मेरी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। अगर देखो आपकी छोटी कंपनी है तो इतनी जल्दी बैंक आपको लोन नहीं देगा। बट आपकी ऑलरेडी स्टैब्लिश कंपनी है और वेल नोन कंपनी है, आपकी गुडविल अच्छी है मार्केट में, आपको भी आराम से लोन मिल जाएगा फ्रॉम कमर्शियल बैंक एज वेल एज फ्रॉम दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आगे चलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। सर अभी पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? देखो पब्लिक डिपॉजिट आपको बहुत प्यार से समझाता हूँ। आपने एक वर्ड सुना होगा एफडी। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? बेसिकली आप बैंक के पास जाते हो, बैंक को बोलते हो बैंक मेरे पास ये 1 लाख रुपए पड़े हुए एक्सेस के अंदर, आप ये रख लो और फिर आप मुझे इंटरेस्ट देना। तो बैंक कहता है हाँ मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, पर अच्छे रेट पे दूंगा। जो सेविंग अकाउंट होता है, हमारा नॉर्मल बैंक अकाउंट खुला होता है, उसमें बैंक 6% 7% दे देता है। पर फिक्स डिपॉजिट के अंदर बैंक आपको 7%, 6%, 8% के आसपास आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। यही चलता रहता है। तो देखो कंपनीज क्या करती है, कंपनी भी कभी को लोगों को ऑफर करती है एडवर्टीजमेंट के थ्रू कि आप मेरी कंपनी में आओ। ना वो आपको डिवेंचर इशू करेंगे ना शेयर्स इशू करेंगे, वो कहेंगे आप मेरी कंपनी में डिपॉजिट कर दो, जैसे बैंक में एफडी करते हो ना, अब मेरी कंपनी में आके एफडी कर दो, मैं आपको 10% इंटरेस्ट। कंपनी बोलती, मैंने कहा वेल नोन कंपनी अगर मेरे साथ ऐसे रिलायंस बोले, टाटा बोले, तो मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी जाके कर दूंगा क्योंकि देर द वेल ट्रस्टेड कंपनी। तो 10% के लालच में मैंने भी कर दिया। अब सर इसमें कंपनी का क्या फायदा? अगर कंपनी यही लोन लेने जाती, ये कंपनी डिबेंचर इशू करती, डिबेंचर में 12, 13, 15% का आता, लोन लेने जाती तो 18, 20% इनको इंटरेस्ट देना पड़ता, और आप लोगों से कितने पे कर दिया? 10% के ऊपर। तो इस तरह से कंपनी भी पब्लिक डिपॉजिट रेज कर सकती है। पर ये नहीं सर कंपनी कितना मर्जी रेज कर ले, हर चीज की एक लिमिट होती है। सर ऐसे तो मैं मार्केट से जितना मर्जी पैसा लेके भाग जाऊं लोगों का, नहीं। सेबी बैठा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आप कंपनी शेयर्स इशू करती है तो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि कितने आप शेयर इशू कर सकते हो, डिबेंचर्स कितने इशू हो सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट 25% आपका जो कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस में, और आपका जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसका 25% ही आप पब्लिक से रेज कर सकते हो। तो इनके कुछ रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन होते हैं मार्केट से, ये नहीं कि जितना मर्जी लोगों का पैसा रेज कर दो और फिर उनको धप्पा करके गायब हो जाओ, ऐसा नहीं होता। देन उसके बाद रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? आप हर साल अपने प्रॉफिट को ना रिटेन करते हो। मैक्सिमम आप 10% प्रॉफिट को रिटेन करते हो। जैसे आपने जितना ये कमाया ना, आपने क्या करा, इसका थोड़ा सा पैसा रिटेन कर लिया फॉर द फ्यूचर, और आज आपको नीड पड़ी तो आपने अपने पुराने प्रॉफिट को यूज करा और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। यानी कि आप हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बचा रहे थे, इसको बोलते हैं बचाना। और फिर उसका प्लग बैक ऑफ द प्रॉफिट, प्लगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को ही री इन्वेस्ट कर दिया इन योर बिजनेस, इसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो ये भी हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। अभी तक मैंने जितने भी फाइनेंस पढ़े हैं ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म है, मैंने लंबे समय के लिए लूंगा। शेयर्स तो पता है इन्फिनिटी टाइम के लिए होता है शेयर होल्डिंग के, आपको फिर बाय बैक करना पड़ता है बहुत टाइम बाद। फिर डिमेंचर्स भी 10 साल, 20 साल, 15 साल के लिए इशू होते हैं, लोन भी लंबे समय के लिए लिया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी, और रिटेन अर्निंग भी, और पब्लिक डिपॉजिट भी, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं। तो आज की हमारी वीडियो थी लॉन्ग टर्म फाइनेंस। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाना। और
थैंक यू।